मैं हक्का बक्का अपने देवर की शक्ल देख रही थी। वो क्या कह रहा था, किसके बारे में कह रहा था? वो मेरा हाथ थामे हुए था, मुझसे वादा ले रहा हो। मैंने कहा, नीरज ये मुमकिन नहीं है। कहने लगा, भाभी यूँ मत कहिए, मैं मर जाऊँगा प्लीज़। उसने मुझे नम आँखों से देखते हुए मेरी मिन्नत की थी, लेकिन मैं ये बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी, क्योंकि ये किसी तौर भी दुरुस्त ना था। मैं उस वक्त सांसों पंजों में ले चुकी थी। नीरज ने मुझे बड़े अजीब इम्तिहान में डाल दिया था। मैं कैसे ये कह कर सकती थी? वो मेरा हाथ थामे फूट फूट के रो रहा था। कहने लगा, भाभी प्लीज़ इनकार मत करें, मैं मर जाऊंगा। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मेरा सांस रुकता हुए महसूस होने लगा। मेरी शादी बिल्कुल अनजान लोगों में हो रही थी, इसलिए मैं शादी वाले दिन बहुत घबराई हुई थी। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं जितनी परेशान थी, अब चंद लम्हों में ही सबसे घुल मिल गई थी। मेरी सास और नंदे मुझ पर जान मार रही थी। मैं दुल्हन बनी सजी सपरी उन सब के बीच बैठे अपने ससुराल की तमाम रस्में कर रही थी। मेरी बड़ी ननंद हर रस्म के बदले ऋतिक से नेक वसूल कर रही थी। यहाँ आने से पहले मेरा दिल जितना बेचैन था, अब उतनी ही खुशियाँ मेरी झोली में भर चुकी थी। ऋतिक मेरे माँ पापा की पसंद था। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, इसलिए मैंने ऋतिक से शादी के लिए हामी भर ली थी। नीरज, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ, भाभी से तो मिलो। मेरी सास देवर की तरफ देखते हुए बोली, जो कब से सामने दरवाजे में खड़े हमें हंसता मुस्कुराता देख रहा था। मैंने एक सरसरी सी नज़र नीरज पर डाली, जो मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसे यूं खुद को घूरता पाकर मैं नजरें चुरा गई। कुछ देर बाद नीरज चलता हुआ मेरे और ऋतिक के सामने आकर बैठ गया और एक रस्म का हिस्सा बना। जब नेक लेने की बारी आई तो मेरे पति ने उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर नीरज ने ऋतिक को देखते हुए मना कर दिया और बोला, भाई मैं तो अपनी भाभी से नेक वसूल करूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऋतिक ने अपना बटुआ मेरे हाथ में थमा दिया, लेकिन नीरज ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। मुझसे कहने लगा, क्या आप मुझे वो देंगे जो मैं चाहता हूँ? नीरज का एकदम से इतना बिंदास अंदाज देखकर मैं हैरान हुई। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि अगर मैंने हाँ की तो वो मुझसे कितनी कीमती चीज मांग लेगा। फिलहाल मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरा देवर मुस्कुराया और बोला, सोच ले भाभी, आपको किसी भी कीमत पर मुकरने नहीं दूंगा, लेकिन आपसे अभी नहीं मांगूंगा। भाभी मेरा नेक बहुत प्यारी है, वो सबके सामने मांगा तो नजर लग जाएगी। अकेले में आपसे मांगूंगा, हर सूरत आपसे लूंगा। नीरज के लहजे में दम था कि मेरा दिल जरा सा घबराया भी था कि ऐसा भी क्या मांगेगा। फिर वो एक गहरी मुस्कुराहट उछालता हुआ वहां से जा चुका था। मैं यटक ऋतिक की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर भी हैरानी के आसार थे, मगर मुझे खुद को दोबारा पाकर वो फौरन हंसकर कहने लगा, तुम बुरा मत मानना, उसका अंदाज ही ऐसा है, हम सबका बेहद लाडला है, इसलिए। उसकी बात पर मैं मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मुझे ऋतिक के कमरे दुल्हनों की तरफ फूलों से सजे बेड पर घूंघट उठाकर बिठा दिया गया था। मेरी ननंद कहने लगी, हमारे यहाँ घूंघट दुल्हा खुद उठाता है। यह कहकर वह कमरे में जाने से पहले कहने लगी, मैं अभी ऋतिक को भेजती हूँ। मैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज हो रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा अपनी सुख आवाज़ के साथ खुला और कमरे में कोई दाखिल हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यकीनन उस वक्त ऋतिक ही हो सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरे करीब आए और चंद लम्हे खड़े रुक कर देखने के बाद मेरे पास आए और मैं सर झुकाए बैठी शर्मा रही थी। एक बार भी नजरें उठाकर यह देखने की हिम्मत नहीं की कि आने वाला मेरा पति ऋतिक है या कोई और। उन्होंने मेरे पास खड़े होकर अचानक से अपने दोनों हाथ मेरे घूंघट की तरफ बढ़ाए और मेरा घूंघट पीछे गिरा दिया। मुझे झटका सा लगा था। आखिर इस तरह कौन अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई करता है? मैंने उदास नजरों से जब चेहरे की तरफ देखा तो मैं उछलकर बिस्तर पर ही दूर हटी थी। वो ऋतिक तो नहीं थे, वो तो नीरज था, जो मुझे यूं बौखलाया हुआ देखकर अब कह रहा था, क्या हुआ भाभी, डर क्यों गई? आपको लगा था कि भाई आए हैं? वो मुसलसल हंस रहा था। मैं दंग सी रह गई। भला ये कोई वक्त था इस किस्म के मजाक का? वो फिर बोला, मेरा भी बड़ा मन है था कि किसी दुल्हन का घूंघट उठाऊं, मगर देखिए उठाया भी तो किसका, अपने भाई की बीवी का। वो एक आंख नीचे करके दोबारा हंस दिया। मेरे चेहरे पर गुस्सा तारी हो गया। आखिर यह कौन सा तरीका था? क्या एक देवर को शोभा देता है कि वह अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक करे? वो इतना भी छोटा नहीं था, 15 साल का एक नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन मुझसे 3 साल ही छोटी थी। मेरे चेहरे पर नाराजगी छुपी नहीं रही। वो फौरन संजीदा हुआ और बोला, भाभी मुझे नेक चाहिए। वो जिस अंदाज में बोला, मेरे तो पसीने छूट गए। आखिर कहना क्या चाहता था?
वो रात की इस पहर उसे मुझसे कौन सा नेक चाहिए था, वो भी उस बंद कमरे में। मैं हड़बड़ाकर बोली, जाकर अपने भाई से ले ले, मुझे नहीं पता। मेरी बात अभी जारी रही थी कि ऋतिक कमरे में दाखिल हो गया। मुझे और नीरज को यूँ देखकर कुछ पल के लिए वो हमें देखते रह गए और फिर चलते हुए नीरज के करीब आ गए। नीरज ऋतिक को देखते मामूली सा बहाना बनाकर फौरन कमरे से जा चुका था। ऋतिक अब मेरी तरफ देखा। मैं यूं ही बगैर घूंघट डाले बैठी थी जब वो मेरे सामने बैठे और बोले, सोनल, मेरा ख्याल था कि तुम घूंघट किए बैठी होगी और मैं बड़ी अपनाए से तुम्हें मुँह दिखाई के रस्म करूँगा। ऋतिक के चेहरे पर जैसे उदासी छाई थी। मैंने नज़रें फेर कर उसकी तरफ देखा और बोली कि मेरा भी यही ख्याल था, मगर आपसे पहले आपका भाई कमरे में आ गया। मेरा लहजा काफ़ी नाराज़गी से भरा था। मेरा मूड पूरी तरह से खराब हुई थी। यह रात जो एक दुल्हन के लिए एक हसीन ख्वाब जैसी होती है। मैंने भी कई ख्वाब सजा रखे थे, मगर सब कुछ मिट्टी हो चुका था। ऋतिक मेरा हाथ थामकर मुझे कई बातें कर रहे थे, मगर मैं तो अपने ही ख्यालों में कहीं और ही पहुंच चुकी थी। ना जाने नीरज क्या मांगेगा मुझसे। उसके लहजा और तर्ज देखकर मुझे कुछ शक था, मगर मैं पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के लिए गलत नतीजे नहीं करना चाहती थी। मुझे सोच में गुम देखकर ऋतिक मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ सोनल? मैं तुमसे ना जाने कितनी बातें कर चुका हूँ, मगर तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में गुम बैठी हो। ऋतिक के अल्फाज पर मैं चौंकी थी। मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋतिक ने संजीदगी से मुझसे चंद बातें की और फिर चेंज करने के लिए चले गए। पहली ही रात पति की नाराजगी और तेवर की इस कदर बेतुली की मुझे कई विचारों में उलझा चुकी थी। अगली सुबह मेरे लिए मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के तौर पर उभरी थी। मैं अपने मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार बैठी थी, तभी जोर से दरवाज़ा खुला। मैं चौंक कर पीछे देखने लगी, मगर मेरी हैरत खुशी में तब्दील हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन पूनम मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और मेरे गले लगकर उसे यूं अचानक देखकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो मेरे झोल में जाने की बजाय सीधा मेरे पास आ गई थी। कोई शक नहीं था कि मेरी बहन मुझसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी, मुझसे भी ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए मेरे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे रात भर आपके बगैर नींद नहीं आई। गुलाबी लहंगा पहने वो खुद भी खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। मैंने उसे चुप करवाया। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कहने लगी, नीरज। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, नीरज? वो क्यों? वो कहने लगी कि रात को मैं आपकी विदाई पर बहुत रो रही थी, इसलिए वह कहने लगी कि यह देखकर उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था, इसलिए आज घर पर आ गए। कहने लगे, पूनम, चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे दीदी के पास ले चलो। माँ ने भी इजाज़त दे दी। वो अच्छे हैं दीदी, उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई है, वो खुश होकर बताने लगी। मुझे भी यह बात इतनी बुरी नहीं लगी, क्योंकि पूनम मेरी विदाई पर वाकई हिचकियाँ से रो रही थी। रिसेप्शन हो गई थी। पूनम सारे फंक्शन में हर पल मेरे साथ रही और हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। मैंने नोट किया था कि नीरज की नज़रें लगातार पूनम पर रही थी। उसने पूरी रस्मों के वक्त में एक बार भी पूनम से नज़रें नहीं हटाई थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या हकीकत में समझ न सकी। मुझे लगा शायद वो उसे छोटी बहन की हैसियत से देख रहा है। वो मुझे भी बड़े गौर से देख रहा था। पूनम मेरे ही पास बैठी थी। जब वो बड़े छिछोरे अंदाज से पूनम के साथ बैठ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ भी रख लिया। ना जाने क्यों, लेकिन मेरे दिल को कुछ हुआ था। चौंक तो पूनम भी गई थी। फिर उसने अपना चेहरा पूनम के चेहरे के करीब किया और बोला, क्यों ना आज भी तुम्हें अपने घर ले जाऊं, वरना भाभी की याद में रात भर आंसू बहाती रहोगी और यह सोच सोच कर मुझे भी रात भर नींद नहीं आएगी। वो बड़े प्यार से पूनम से बातें कर रहा था। पूनम मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि शायद वो उसे छोटी बहन समझकर तंग कर रहा है। मैं पूरा वक्त पूनम से ही बातें करती रही। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऋतिक कुछ उकड़े उकड़े से लग रहे थे। रात को जब घर पहुंचे तो नीरज ने घर का दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला, भाभी, मेरी नेक याद है ना आपको? कहीं भूल तो नहीं गई? उसकी बात पर मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा और बोली कि ज़रूर, आपको जो नेक चाहिए आप बताइए, मैं देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। हम घर में दाखिल हो चुके थे। अभी भी कई मेहमान घर में मौजूद थे, मगर ऋतिक का रवैया काफ़ी बदला बदला था। मैं कमरे में जाकर उनसे बात करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे सरसरी से जवाब देकर कमरे से बाहर का रुख कर लिया था। कुछ देर बाद ऋतिक कमरे में दाखिल हुए और मुझे अपने पास बिठाकर बोले, देखो सोनल, मैं तुमसे जो पूछूंगा मुझे उसका सच सच जवाब देना। हम दोनों आज से अपनी नई जिंदगी की शुरू करेंगे और मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई भी गलतफहमियां हमारे बीच में हो। मैं गौर से उसकी बात सुन रही थी। पता नहीं वो क्यों यह कह रहे थे। वो बोले कि मैंने नोट किया है कि तुम कल भी अपने ही ख्यालों में गुम थी और आज भी फंक्शन में तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। अब मैं उसका क्या मतलब समझूं? क्या तुम किसी और को?
ऋतिक वो अधूरी बात छोड़ चुके थे। मैं हैरत से बुद्ध बनी उन्हें एकटुक देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। मैं कपकपाते होठों से बोली कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं बस अपने मैके को याद कर रही थी। मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है। मेरी बात सुनकर ऋतिक के बर्ताव जरा नरम पड़े। वो मुझे प्यार से समझाने लगे। कुछ देर के बाद फ्रेश होने के लिए गए और मैं कमरे में यूं ही सोफे पर बैठी अपनी गिफ्ट्स देखने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसी के साथ खांसते हुए नीरज अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक नज़र दौड़ाई, उसे ऋतिक कहीं नजर नहीं आया। वो मेरे सोफे पर आकर बैठ गया। मैं जानती थी आज वो फिर नेक ही मांगेगा। मेरा अंदाजा सच निकला। वो बगैर कोई बदतमीजी किए बात पर आया और बोला, भाभी मुझे अपनी नेक में पूनम चाहिए। मुझे पूनम से शादी करनी है। उसका सीधा सीधा अंदाज मुझे उछालने पर मजबूर कर चुका था। मैं उछलकर दूर हटी। ये सुनते ही मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है नीरज, तुम होश में तो हो? मैं बुलंद आवाज़ में बोली। मैं यह बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी जो वो कह रहा था। मेरे इतने गुस्से पर भी वो बड़े मुतमईन अंदाज में से बोला, हाँ बिल्कुल होश में हूँ। मैं आपसे आपकी बहन का हाथ मांग रहा हूँ। नीरज ढीठपन की इंतहा करता हुआ मुस्कुरा कर बोला था, मुझे किसी तौर भी पूनम के लिए रिश्ता कबूल नहीं था। मेरी बहन तो बहुत मासूम थी और अभी तो वो सिर्फ 13 साल की कमसन बच्ची थी। हाँ, जिस समझ से वो सेहतमंद थी इसलिए अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। उसका हरगिज मतलब यह नहीं था कि नीरज उससे शादी करने की ख्वाहिश स्याही कर डाले। पूनम अभी सिर्फ 13 साल की है और तुम 15 साल के हो। उसका दिमाग तो अभी गुड्डे गुड़ियों के खेल से नहीं निकला और तुम उसके साथ शादी की बात कर रहे हो। मैंने नीरज को अच्छी खासी बातें सुना दी थी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास और नंदे भागकर मेरे कमरे में पहुंची। वहीं ऋतिक भी बाहर आए। क्या हो गया बहू, ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे ने जो तुमने उससे उस लहजे में बात कर रही हो? सास का अंदाज काफ़ी सख्त था। वह नीरज का बाजू पकड़े खड़ी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। माँ, मैंने भाभी से अपना नेक मांगा था और भाभी बदले में मुझ पर इस कदर चिल्ला रही है कि पूछो ही मत। वो किसी मासूम बच्चे की तरह जवाब देकर बोला। मुझे उसकी उस हरकत पर उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह शख्स मेरी बहन पर इस कदर बुरी नज़र रख सकता है। सास ने मेरी तरफ सख्त नज़रों से देखा। वह कुछ कहती इससे पहले ही मैं गुस्से से बोली कि नीरज से पूछे तो सही कि आखिर यह मुझसे क्या मांग रहा था। ये मुझे कह रहा था कि मैं अपनी बहन पूनम का रिश्ता उसके लिए मांगूं। मेरा जवाब सुनकर सबको सांप सूंघ गया हो। कुछ लम्हों के बाद सास ने नीरज को घूर कर देखा। वो कहने लगा, मुझे पूनम पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। देखो सोनल, आज तक हमने नीरज की हर ख्वाहिश पूरी की और रही बात पूनम से शादी करने की तो किसी न किसी को तो पूनम का रिश्ता देना ही है। तो क्यों ना मेरे बेटे से ही तय कर दो। सास की बात मुझे बहुत परेशान कर चुकी थी। मैंने फ़ौरन कह दिया कि वो अभी बहुत छोटी है, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मेरा जवाब सुनकर नीरज मेरी सास से कहने लगा, मैंने कभी अपनी चीज़ों के लिए इंतजार नहीं किया। मुझे पूनम चाहिए, हर हाल में चाहिए। यह कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। अगले कई रोज़ तक नीरज घर नहीं आया था। ढके छिपे लहजों में मेरी सास और ननंदे मुझे उसका कसूरवार ठहराने लगी। नीरज उनका छोटा और लाडला बेटा था जिसे उन सब ने बिगाड़ रखा था। मेरी सास एक बार मेरे मैके भी गई और ढके छिपे लहजों में पूनम को नीरज के लिए मांगा, मगर मेरी माँ पापा ने साफ इनकार कर दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे साथ सबका रवैया बदल चुका था। सास गुस्से के कारण किसी सूरत में कोई बात नहीं करती थी। नीरज को जब भी मौका मिलता वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता जिससे मुझे चिढ़ होती थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वहाँ आ जाता। मैं बर्तन धो रही होती तो सेल्फ पर खड़ा मुझे देखने लगता। कहता कि आपको मेरी जिद का अंदाजा नहीं है भाभी, मैं अपनी जिद के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। यह कहकर वो किचन से बाहर चला गया। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, सिर्फ ऋतिक ही थे जिसका रवैया मेरे साथ ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कयामत से कम ना था। दोपहर के वक्त मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया। वह बेतहासा रो रही थी। उसने ठीक से बात तक नहीं हो रही थी। बार बार पूनम ही कह रही थी। मेरा तो दिल यूँ था कि डूब जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या हुआ? मैं पूनम को कहने लगी। वो अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। दोपहर के 3 बज रहे थे और वह घर नहीं आई थी। यह सुनकर तो मेरा दिल भी बैठने लगा था। मेरी बहन अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची थी? मैंने अपनी सास को यह बात बताई तो वह भी यह सुनकर परेशान हो गई। ऋतिक अपनी जॉब पर चले गए थे और नीरज यूनिवर्सिटी में था। मेरी सास ने मुझे रोते हुए देखा तो फौरन से मुझे मैके ले गई। ऋतिक और नीरज भी ये खबर सुनकर वहीं पहुंच गए। मेरे पापा और भाई बेहद परेशान थे। यही सोच रहे थे कि वह कहाँ जा सकती है।
कुछ ही देर में पूनम की चंद दोस्त मेरे घर आ गई, जिन्होंने बड़ी अजीब खबर सुनाई, जिसे सुनकर हमारे होश ही उड़ गए थे। उसके दोस्तों ने कहा कि छुट्टी के वक्त वो उन सबके साथ ही स्कूल से बाहर निकली थी, लेकिन फिर उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वह बात करने के लिए सड़क के किनारे पर रुक गई। वो लड़कियां कुछ आगे बढ़ गई। पूनम फोन पर बात कर रही थी कि सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और किसी ने पूनम को अंदर खींच लिया। यह देखकर वो लड़कियां डर गई। वो गली सुनसान सी थी। वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और चली गई। यह सुनकर हम सभी सोच में पड़ गए थे कि उसे कोई क्यों अगवा कर सकता है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मेरी माँ को बार बार बेहोश होने लगी थी। मेरे भाई और मेरे पापा तो पूनम को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करके नाकाम वापस लौट आए थे। मेरे पापा और भाई कहने लगे कि अगर उसे अगवा किया होता तो हमें पैसों के लिए फ़ोन आता। शाम से रात होने लगी थी। मेरा पहला शक अपने देवर पर गया था। वो अभी भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बार बार ना जाने किसको नंबर मिला रहा था। सभी सदमे से दो चार थे। मैं तो तेज़ से कदम उठाते हुए अपने देवर के पास आ गई। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे इस कदर जोर से झंझोड़ा कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए। मैंने कहा कि बताओ मेरी बहन कहाँ है? तुम ही उससे शादी के लिए जिद के लिए बैठे थे। तुम्ही ने ये हरकत की है। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था। कहने लगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा भी घटिया इंसान नहीं हूँ जो ये सब करूँगा। ठीक है, मैं पूनम से शादी करना चाहता था, लेकिन बाखुदा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मुझे उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी परेशानी देखकर ऋतिक मेरे पास आकर मेरे हाथ से नीरज का गिरेबान छुड़ाने लगे। मेरी सास ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ गई। कहने लगी मेरा बेटा तुम्हारी बहन के लिए अपने रिश्ते वालों से बात कर रहा था कि तुम्हारी बहन मिल सके, और तुम हो कि मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब हमें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना। चलो नीरज यहाँ से। मेरे देवर और सास वहाँ से चले गए, लेकिन ऋतिक मेरे पास ही रुके थे। पूरी रात हमारी रो रो कर कटी थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम सबके ही कान खड़े हो गए। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। सामने पूनम उजड़ी हुई हालात में यूं खड़ी थी कि अभी बेहोश हो जाएगी। वो मुझे देखकर मेरे साथ लगकर रोने लगी और वहीं बेहोश हो गई। मेरे भाई और पापा उसे अस्पताल ले गए। किसी नकाब पोश ने उसे जैती का निशाना बनाया था। वो नहीं जानती थी कि वो कौन लोग थे। गाड़ी उसके पास रुकी और पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींचकर बिठाने ही उसे क्लोरोफार्म का रुमाल सुंघा दिया था। वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद जब उसे होश आया तो वह एक बंद कमरे में थी, जहां एक नकाबपोश लड़का आया और उसकी इज्जत लूट कर चला गया। पूरी रात 3 नकाबपोश लड़कों ने मेरी मासूम सी बहन की इज्जत को तार तार कर चुके थे कि 4 दिन तक वो होश से बेगाना रही। नींद की नंदगी में भी वो डरने लगती, चिल्लाने लगती, बार बार रोते हुए कहने लगती मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी सिसकियाँ सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। उसे जिस दरिंदगी से निशाना बनाया गया था वो मेरे बाप भाई से भी डरने लगी थी। घर आकर भी वो अपने कमरे में बंद रहती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। पहली बार मैंने अपने पापा को फूट फूट कर रोकते हुए देखा था। वो कहने लगे भगवान करे उसको सजा जल्द से मिले, जिन्होंने मेरी मासूम बच्ची को जीते जी मार दिया डाला है। हमारे घर पर कयामत आकर गुजर गई थी। 15 दिन से मैं मायके में बैठी थी। ऋतिक मुझे रोज़ फ़ोन करते थे और खैरियत पूछते थे। मेरी बहन मुझे एक पल भी खुद से अलग नहीं होने देती थी। जो हादसा उसके साथ हुआ था, मुझे यकीन था कि नीरज ने इनकार का बदला लिया है। मेरे दिल में नीरज के लिए सिर्फ नफरत के जज्बात थी। 15 दिन बाद ऋतिक मुझे लेने आ गए। माँ ने भी मुझसे कहा कि मैं वापस चली जाऊँ, कब तक यहाँ बैठी रहूँगी। लेकिन मेरे जाने का सुनकर बहन रोने लगी। लेकिन मैं कब तक रुक सकती थी, इसलिए मैं वापस चली गई। मेरी सास का रवैया मुझसे ख़राब हो चुका था। वो मुझसे बातचीत बंद कर चुकी थी। नीरज न जाने क्यों मुझसे नज़रें चुराए चुराए फिरता था। मुझे उस पर शक था, क्योंकि उसके एक बार किचन में खड़े होकर कहा था कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस बात को थोड़ा वक्त गुजर गया था। मैं एक बेटी की माँ बन चुकी थी। पूनम अभी भी मर्दों से खौफ खाती थी। वह अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन स्कूल नहीं जा रही थी। घर में एक टीचर से प्राइवेट पढ़ने लगी थी। मैंने नीरज से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। मेरे घर पर मेरी बड़ी ननंद दूसरे मुल्क से आई हुई थी। वो नीरज से ये कह रही थी कि अब वह शादी कर ले, लेकिन वह मान ही नहीं रहा था।
मेरी सास भी कहने लगी कि एक से एक हसीन लड़की वाले ने मुझे दिखाई है। नीरज, एक बार हाँ करके तो देख, कैसी दुल्हन लाती हूँ। लेकिन नीरज की ना हाँ में नहीं बदलती थी। लेकिन उस बार मेरी ननद भी शादी की जिद बांध कर आई थी। कहने लगी, या तो तुम खुद कोई लड़की बता दो वरना हम पर छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी लंदन जाने से पहले करवा कर ही जाऊंगी। मेरा उसकी बातों से कोई ताल्लुक ना था। मेरी बहन को उसी ने बर्बाद किया था और अभी अपना घर आबाद करने जा रहा था। खुदा करे यह भी बर्बाद हो जाए। मेरा दिल से नीरज के लिए सिर्फ बददुआएं निकलती थी। मैं टेबल से खाने के बर्तन उठा रही थी क्योंकि सब खाना खा चुके थे, जब नीरज ने एक नज़र मुझ पर डाली। फिर अपनी बड़ी बहन से कहने लगा कि जिसको मैं कहूँगा आप वादा करें, आप वहीं पर मेरी शादी करवा देंगी। वे कहने लगी, हाँ बताओ। जिसका नाम उसने लिया सुनकर मेरा जी चाहा मैं उसका मुंह नोच लूँ। उसने इस बार भी पूनम का ही नाम लिया, लेकिन इस बार मैंने सख्ती से नीरज को इनकार कर दिया और उसकी माँ और बहनें भी अब उस रिश्ते पर तैयार नहीं थी। उसने मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अब कैसे उसी के साथ अपनी बहन की शादी करवा सकती थी। तो दोस्तों, आप ही मुझे बताइए कि मुझे इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।